प्रिय विद्यार्थियों, चलिएगा आज हम वही सेट देखेंगे जो यूपीएमएसपी पर डला हुआ है। मॉडल पेपर है 2024 और 25 के लिए, यानी 25 के लिए, 24 का तो हो ही चुका था। देखिएगा, इंग्लिश का पेपर है और समय तो बाकी तो आप लोगों को सब पता ही है कि 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। बाकी सीधे आते हैं सीधे पेपर पर। ठीक है, सेट पर देखेंगे सेक्शन ए रीडिंग, जो यानी कि 15 नंबर में पूछी जाएगी। ठीक है, 15 नंबर में आएगा, ये इसको पढ़ना है। ये रहे इसके 3-3 नंबर में इसके क्वेश्चन और उनके आंसर आपको देना है। तो दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, तो उनके आपको यानी कि उत्तर देना है। ठीक है, तो देखेंगे द शिफ्ट। द शिफ्ट यानी कि इसका मतलब होता है, एक मिनट थोड़ा मैं इसको सेट कर दूं। हाँ देखें, द शिफ्ट इन द मिडिएस्ट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। ठीक है, यानी कि भारत की युवा पीढ़ी की मानसिकता में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, द शिफ्ट इन द मिडिएस्ट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन। ठीक है, तो भारत की युवा पीढ़ी की मानसिकता में, माइंडेस्ट मीन्स क्या होता है, मानसिकता में, और जनरेशन क्या होता है, पीढ़ी। भारत की युवा पीढ़ी की मानसिकता में बदलाव स्पष्ट, क्वाइट मीन्स होता है स्पष्ट, विजिबल दिखाई दे रहा है। भारत की युवा पीढ़ी की मानसिकता में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। व्हाइल, जबकि दे आर पैट्रियोटिक, जबकि वे देशभक्त हैं। भारत की जो युवा पीढ़ी है वो देशभक्त है। प्रिपेयर टू ज्वाइन एनी मूवमेंट, किसी भी आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार है। प्रिपेयर्ड यानी तैयार है, टू ज्वाइन एनी मूवमेंट, किसी भी आंदोलन में तैयार होने के लिए या जाने के लिए, शामिल होने के लिए तैयार है। मार्च बेबिंग पॉलिटिकल फ्लैग, मार्च बेबिंग, झंडा लेकर के, पॉलिटिकल राजनीतिक झंडे लहराते हुए मार्च करते हैं, इसके लिए भी तैयार है। ठीक है, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप, फेसबुक समूहों में शामिल होते हैं। आजकल का युवा देखा तुमने, बिना सोशल मीडिया के तो रह नहीं पाता है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि वे देशभक्त हैं, किसी भी आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं, राजनीतिक झंडे लहराते हुए मार्च करते हैं। ज्वाइन फेसबुक ग्रुप यानी कि फेसबुक समूहों में शामिल होते हैं। दे आर नॉट, दे आर नॉट इज मोस्ट केस कन्वेंस्ड बाय इंडियाज कल्चर, वे मोस्ट केसेस, ज्यादातर मामलों में, वे ज्यादातर मामलों में भारत की संस्कृति से सहमत नहीं है। दे आर नॉट इज मोस्ट केसेज कन्वेंस्ड बाय इंडियाज कल्चर, अधिकतर केसों में वो, अधिकतर मामलों में वो भारत की संस्कृति से, कल्चर से सहमत नहीं है। इनफैक्ट आपने भी देखा होगा कितने सवाल जवाब करते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। दे आस्क क्वेश्चन, वे प्रश्न पूछते हैं। दैट एविडेंस देयर dissatisfaction with and disinterest in what we call culture, value and ethics। ठीक है, तो वास्तव में, इनफैक्ट यानी कि वास्तव में, इनफैक्ट का मतलब क्या होता है, वास्तव में। दे आस्क क्वेश्चन, वे सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, वे दैट यानी कि जो,
ये सवाल पूछते हैं जो संस्कृति, मूल्यों और नैतिकता के प्रति उनके असंतोष को, अरुचि को दर्शाते हैं। ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो संस्कृति, मूल्यों और नैतिकता के प्रति उनके असंतोष और अरुचि को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। व्हाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली? यही पूछते, मान लो जो प्रश्न आया उनको कि व्हाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली? हम जॉइंट फैमिली में क्यों रहते हैं? हम संयुक्त परिवार में क्यों रहते हैं? आई बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में विश्वास है, बट लेकिन नॉट इन टेम्पल्स और पूजा, लेकिन मुझे मंदिरों में और पूजा में विश्वास नहीं है। युवाओं के जो क्वेश्चन है, आप भी शायद युवा ही हैं, ठीक है, तो आपके माइंड में आपने भी सुना होगा कई व्यक्तियों, कई बच्चों को ऐसे क्वेश्चन करते हुए कि मुझे भगवान में विश्वास है, लेकिन मुझे मंदिर और पूजा में विश्वास नहीं है। व्हाई कैन माई पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड मी? ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा भैया पूछा जाता है। व्हाई कैन माई पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड मी? मेरे मम्मी पापा मुझे क्यों नहीं समझते हैं? मेरे मम्मी पापा मुझे क्यों नहीं समझते हैं? दे आर टर्निंग फ्रॉम ओबीडेंट टू rebellious young adult. They are turning from obedient to rebellious young adult. वे आज्ञाकारी से विद्रोही युवा वयस्कों में बदल रहे हैं। ओबीडेंट मीन्स क्या होता है? आज्ञाकारी। तो वे आज्ञाकारी से, टर्निंग मीन्स होता है बदलना। दे आर टर्निंग फ्रॉम ओबीडेंट, वो आज्ञाकारी से बदल रहे हैं किसमें? विद्रोही युवा वयस्कों में। विद्रोह कर रहे हैं, मन ही मन विद्रोह कर रहे हैं। इट इज एन अलार्मिंग नोट, तो यह एक खतरनाक बात है। अलार्म सूचित करने वाली ध्वनि है। एंड ऑल द सेम पेरेंट्स से, और सभी माता पिता कहते हैं, सभी माता पिता कहते हैं, क्या कहते हैं? व्हाट इज रॉन्ग विथ अवर चिल्ड्रन, कि हमारे बच्चों को क्या हो गया है? सभी माता पिता, ऐसा तुमने सुना भी होगा, कहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या हो गया है? दे आर गोइंग एस्ट्रे, वे भटक रहे हैं, वे भटक रहे हैं। कभी कभी तो माता पिता टेंशन में चले जाते हैं, ठीक है, कि क्या होगा इनका आगे आगे। इफ यदि यू आस्क एनी एल्डरली इंडियन, यदि आप किसी बड़े भारतीय से पूछ लें, यदि आप किसी बुजुर्ग से पूछें हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आप कैसे हो, तो द चांसेज आर यू योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, तो संभावना है कि आपके प्रश्न का उत्तर यही होगा, बाय गॉड, भगवान की कृपा से, ग्रेस यानी कृपा से, एवरीथिंग इज फाइन, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है। दिस इज द फ्रूट ऑफ कल्चर, यह संस्कृति का ही तो फल है, यह संस्कृति का ही फल है। डीप सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, गहन विश्वास, डिस्पाइट अप्स एंड डाउन ऑफ डेली लाइफ, दैनिक जीवन के कई उतार चढ़ावों के बावजूद, दैनिक जीवन के कई उतार चढ़ावों के बावजूद गहन संतुष्टि, इंडियाज वैल्यू हैव केप्ट इंडियाज स्ट्रांग एंड यूनाइटेड डिस्पाइट ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर ऑफ इनवेशंस, यानी कि भारत के मूल्यों ने हजारों वर्षों के आक्रमणों के बावजूद भारत को मजबूत और एकजुट रखा है। इंडिया वैल्यू हैव केप्ट इंडिया स्ट्रांग, तो इंडिया की वैल्यू ने इंडिया को स्ट्रांग रखा है, अनटाइडेड एकत्र रखा है, डिस्पाइट के बावजूद, थाउजेंड ऑफ ईयर्स हजारों वर्षों तक, ऑफ इन्वेशंस माने आक्रमणों के, मजबूत रखा है, एकजुट रखा है। यही तो कल्चर है भारत का, है ना। However, the youth of today are being raised differently from those in previous generation. However, हालांकि आज के युवाओं का पालन पोषण पिछली पीढ़ियों के युवाओं से अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। हाउएवर, हालांकि द यूथ ऑफ टुडे, आज के युवाओं का,
आर बीइंग रेज्ड, मतलब इनका पालन पोषण हो रहा है डिफरेंटली, अलग तरीके से, फ्रॉम दोज इन प्रीवियस जनरेशन, पिछली जनरेशन से, पीढ़ी से, पिछली पीढ़ी की अपेक्षा आज की पीढ़ी का पालन पोषण कुछ अलग हो रहा है, अलग तरीके से हो रहा है। इन्फॉर्मेशन इज एट देयर फिंगर टिप, फिंगर टिप मन उनके हाथ में, जानकारी उनके हाथ में है, मतलब कहीं गूगल वगैरह हर चीज तो है उनके हाथ में। गिव देम साइंटिफाइड रेशनल प्रोग्रामेटिक रीजन, उन्हें वैज्ञानिक, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, रेशनल तार्किक, प्रेगमेटिक रीजन यानी कि व्यवहारिक कारण बताएं, तो उन्हें वैज्ञानिक तर्क संगत व्यवहारिक कारण बताएं। द वैल्यू एंड द एथिक्स ऑफ कंट्रीज एगो आर जस्ट एज वैलिड एंड एप्लीकेबल टुडे एज देम, सदियों पहले के मूल और नैतिकताएं आज भी उतनी ही वैध हैं। मतलब इसे देख लें इस बार कि सदियों पहले के मूल्य और नैतिकताएं आज भी उतनी ही मान्य हैं कि टुडे एज देन, आज भी उतनी ही वैलिड है, कैपेबल मान्य है। वी ओनली हैव टू एक्सप्लेन देम डिफरेंटली, हमें बस उन्हें अलग तरीके से समझना है। वी ओनली हैव टू एक्सप्लेन यानी समझना है, देम उनको डिफरेंटली अलग तरीके से, हमें केवल उन्हें अलग तरीके से समझना है। आशा करता हूं कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के उनको आपको क्लियर करना है। इसको मैं थोड़ी हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे इनके क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट चेंज इन द माइंडेस्ट माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अ डेज, तो आजकल भारतीय युवाओं की मानसिकता में क्या बदलाव दिखाई देते, आजकल भारतीय युवाओं की मानसिकता में क्या बदलाव दिखाई देते हैं। यही दिखाई देते हैं कि वो किसी चीज में विश्वास नहीं करते। ठीक है, इंडिया के कल्चर पर विश्वास नहीं करते, तो आप लिख सकते हैं कि इन द माइंडेस्ट, यहां से लिखो इन द माइंड सेट ऑफ द इंडियन, पूरा लिखो, यूथ इज विजिबल नाउ अ डेज, दैट की, दैट से जोड़ दो, यहाँ देखो पूरा लिख लो, यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखो। ठीक है, बाद में लिख लो क्या, कि वे भारतीय संस्कृति में विश्वास नहीं करते हैं। दे डू नॉट बिलीव, दे डू नॉट बिलीव इन इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर तरीका, दे डू नॉट बिलीव इन इंडियन कल्चर, इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अ डेज दैट से जोड़ देना है, दैट दे डू नॉट बिलीव इन इंडियन कल्चर, वे भारतीय संस्कृति में तो विश्वास ही नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि बच्चों में, माता पिता और बच्चों के बीच क्या संघर्ष है, माता पिता में और बच्चों के बीच क्या संघर्ष है। यही संघर्ष है कि भी एक दूसरे पर विश्वास ही तो है, एक दूसरे को विश्वास नहीं करते हैं। तो आप लिख सकते हैं द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे, माता पिता और बच्चे डू नॉट
बिलीव, स्पेलिंग गलत हो गई है, डू नॉट बिलीव ईच अदर, एक दूसरे, ठीक है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन डू नॉट बिलीव ईच अदर, एक दूसरे पर विश्वास। 6 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड अवर एटीट्यूड, ठीक है, इसको भी देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति ने हमारे दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया है, ठीक है। तो भारतीय दृष्टिकोण ने, तो इसका तो देखो इसी में है, पैराग्राफ में तो सब मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इंडियाज वैल्यू हैव केप्ट इंडियाज स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड डिस्पाइट थाउजेंड ऑफ ईयर ऑफ इन्वेजिशंस, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। बचा के रखा है, इतना आक्रमण हुआ है। व्हाट शुड बी डन टू बी द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट्स, यानी कि युवाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ों की ओर वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें तार्किक वो देना चाहिए, उदाहरण वैज्ञानिक तर्क संगत। देखो यहाँ है इसका उत्तर, देखो जी है यहाँ से, गिव देम, गिव देम, गिव देम साइंटिफिक रेशनल प्रैग्मेटिक रीजन, यही है। हो गया, ठीक है। 12 नंबर क्लियर। अब देखो फाइंड बर्थ फ्रॉम द पैसेज मीन्स एग्रीड, एग्रीड सहमत होना, तो इसका आपको मीनिंग देखना पड़ेगा। सेटिस्फाइड लिखा है कई बार। और अबार्निंग सिंस मीन्स होता है, इसका मतलब है कि किसी पथभ्रष्ट की ओर जाना, विश्वास न करना। और इलॉजिकल तो अतार्किक हो गया, बिना मतलब के, ठीक है, देख लेना। अब सेक्शन बी, सेक्शन बी में आ जाओ। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। डिजिटल इंडिया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम देखो इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैंने इस पर ही लिखवाया है, इसका अलग से वीडियो भी दिया है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम देखिएगा 10 नंबर में आता है। और ज्यादा लंबा ना लिखें आप लोग, ज्यादा लंबा लिख दिया और बस इंट्रोडक्शन लिखें, पहले प्रस्तावना लिखें, फिर देखें। टुडे, आज, अवर सोसाइटी नीड्स ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, आज हमारे समाज को ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की आवश्यकता है। वी कैन से, हम कह सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक अ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी विदाउट फैमिली, तो बिना परिवार की समाज का निर्माण के बारे में सोचना असंभव है। पेरेंट्स आर बिजी इन दियर वर्क, पेरेंट्स यानी माता पिता, आर बिजी व्यस्त होते हैं, इन दियर वर्क अपने कामों में, माता पिता अपने कामों में व्यस्त होते हैं। एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे, आर फ्री, स्वतंत्र होते हैं। टू डू फेयर एंड अनफेयर मैटर, उचित और अनुचित काम करने के लिए। माता पिता अपने कामों में व्यस्त होते हैं और उनके बच्चे उचित और अनुचित काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग में आप लिख सकते हैं इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक सहयोग। बहुत ही सिंपल हेडिंग्स हैं, आप इनके बारे में एक दो बार पढ़ लें तो बिल्कुल याद हो जाएगा। नाउ अडेज, आजकल, द लाइफ ऑफ ह्यूमन इज वेरी बिजी, द लाइफ ऑफ ह्यूमन यानी मानव का जीवन, इज यानी कि है, वेरी बिजी बहुत व्यस्त, आज मानव का जीवन बहुत व्यस्त है। दे हैव कॉस्टली वॉच, उनके पास महंगी घड़ी है। दे हैव कॉस्टली वॉच वट, लेकिन दे हैव नो टाइम फॉर देयर फैमिली, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है फॉर देयर फैमिली, अपने परिवार के लिए। तो उनके पास महंगी घड़ी है, लेकिन उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है। देयर चिल्ड्रन हैव मैनी टाइप टेंशन, देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को पास होती हैं मैनी टाइप टेंशन, कई प्रकार की टेंशन, उनके बच्चों के पास कई प्रकार की टेंशन होती हैं। नो बडी कैन शेयर देयर ग्रिप, कोई उनकी ग्रिप को, दुख को बांट नहीं सकता है। एट लास्ट, अंत में,
दे रेज रॉन्ग स्टेप, वे गलत कदम उठा लेते हैं, तो वी कैन से हम कह सकते हैं वी नीड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, हमें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की आवश्यकता है। अगली हेडिंग में लिखेंगे आप सपोर्ट इन मेकिंग कैरेक्टर्स, चरित्र बनाने में सहयोग। चरित्र कैसे बनेगा देखेंगे। वी ऑफन सी, हम अक्सर देखते हैं, मैनी यंगस्टर, कई युवा, आर गोइंग ऑन रॉन्ग वे, गलत मार्गों पर जा रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कई युवा गलत रास्तों पर जा रहे हैं, एज ड्रिंकिंग, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटीसी। इफ दे हैव ज्वाइंट फैमिली, यदि उनका संयुक्त परिवार होगा, दे कैन नॉट गो ऑन दैट वे, तो वो उस मार्ग पर नहीं जाएंगे। दे विल लर्न गुड हैबिट्स, वे अच्छी आदतें सीखेंगे, फ्रॉम देयर एल्डर्स, अपने बड़ों से, वे अपने बड़ों से अच्छी आदतें सीखेंगे। देयर एल्डर्स कैन हेल्प इन देयर प्रॉब्लम, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी समस्याओं में मदद करेंगे, डिफिकल्टीज, कठिनाइयों में मदद करेंगे, एंड स्टडी, और अध्ययन में मदद करेंगे। अब अंत में आप लिख सकते हैं कंक्लूजन, इंडीड, वास्तव में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इज लाइक द मेडिसिन, संयुक्त परिवार प्रणाली एक दवा की तरह होती है। दिस विल सेव अस फ्रॉम एवरी माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स का कठिनाई, यह हमें हर कठिनाई से बचाएगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग शील्ड फॉर अस, यह हमारे लिए एक मजबूत कवच है। इट इज अ सेइंग, यह एक कहावत है। इफ वी आर वन वी विल बी सेफ, यदि हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। ठीक है, अभी आप लोग अनसीन पैसेज को देखा, कितना खतरनाक उसमें बताया गया है। ठीक है, तो सही है, अगर हम संयुक्त परिवार में अब रहेंगे, अब हमें वास्तव में संयुक्त परिवार की जरूरत है, क्योंकि अब कई बच्चे जो है गलत मार्गों पर जा रहे हैं, क्योंकि उनको देखने वाला अब कोई है ही नहीं है। इतनी महंगाई है, हर चीज है, कंपटीशन है, कि माता पिता अपने काम में व्यस्त, अब बच्चों को कोई अच्छे से देख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे तो भाई ये पेपर जो है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेटर देखेंगे। राइट अ लेटर टू द प्रोपाइटर ऑफ ABC स्पोर्ट, पालिका बाजार, न्यू दिल्ली, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट। कि आपको ABC स्पोर्ट के मालिक को एक पत्र लिखना है, पता दिया गया है पालिका बाजार, न्यू दिल्ली, इसलिए टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट, क्रिकेट किट का आदेश देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए क्रिकेट किट आपको चाहिए। तो ABC मतलब एक नाम दे दिया है दुकान का, ABC स्पोर्ट के मालिक को एक पत्र लिखिए। देखिएगा 10 नंबर का इसको भी पूछा जाता है, देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका ज्यों का त्यों दिया गया है, राइट अ लेटर टू द प्रोपाइटर ऑफ ABC स्पोर्ट, पालिका बाजार, न्यू दिल्ली, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे आप उसका पता, सेंडर यानी कि भेजने वाले का पता, कौन पत्र लिख रहा है। जैसे मान लीजिए डुप्लेक्स पब्लिक स्कूल, जो भी भेज रहा है वो अपना पता लिखेगा, जैतपुर महोबा। ठीक है, जैतपुर महोबा यूपी, और जो पिन कोड है वहाँ मेंशन कर दो। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है, आप पता किसको भेजना है, टू, किसको भेजना है, द प्रोपाइटर ऑफ ABC स्पोर्ट, तो द प्रोपाइटर ऑफ ABC स्पोर्ट, पालिका बाजार, न्यू दिल्ली। जितना पता दिया गया उतना ही लिखेंगे। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप क्या लिख देंगे, अ लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट। अब लिखेंगे सर, श्रीमान जी, इन द रेफरेंस ऑफ योर कोटेशन, आपके कोटेशन के संदर्भ में, कोटेशन होता है ना जो दिखाते हैं कि हमारे पास ये चीजें हैं। वी वुड लाइक टू, हम पसंद करेंगे, प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट, एक क्रिकेट किट का ऑर्डर देना हम पसंद करेंगे। द लिस्ट इज एज फॉलो, तो लिस्ट जो है इस प्रकार से है, लिस्ट बना देंगे आप लोग, ऐसे कॉलम बनाएं। नेम ऑफ द क्रिकेट किट, कौन कौन सी चीजें चाहिए, क्वांटिटी, मात्रा, जैसे बैट्स कितने चाहिए, 3, बॉल्स कितने चाहिए, 6, और ग्लव्स कितने चाहिए, 2 पेयर, और पैड्स कितने चाहिए, 2 पेयर, जो भी चीजें चाहिए ऐसे कॉलम बना के लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा, बिल्कुल सिंपल है, इजी तरीका से लिखवाया है।
ठीक है। इसको मैंने अलग से भी लिखा है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर नीचे आप कहीं पर विजिट करें, वहां मिल जाएगा आपको ये पूरा। अलग से मैंने इसमें मैं खुद स्वयं दिखाई दे रहा हूँ, मतलब बोर्ड पे लिखवाया है इसको मैंने, बैच से ही, ठीक है, कोचिंग से ही लिखवाया है। एंड में आप लिखें काइंडली सेंड द अबव आइटम सून, मेहरबानी करके इन आइटम्स को आप शीघ्र भेज दें। आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं है, बट ऑल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है, दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यहाँ लिखिए थैंक यू सर, यहाँ योर सिंसियरली XYZ यहाँ लिखिए। 10 नंबर का आपका क्लियर हो गया ए भी, ठीक है। तो 15 नंबर का आपका था अनसीन, तो 15 का अनसीन हो गया, 10 नंबर का आर्टिकल हो गया, और 10 नंबर का लेटर हो गया। कुल मिलाकर आपने कर दिया 35। कितनी का कर दिया? 35 नंबर आपका हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। आगे दिया गया है, देखें यहाँ सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो द absence ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, तो जहां पर सरकार ही ना हो, ठीक है, ऐसा देश जहां पर कोई सरकार ना हो, उसको क्या कहा जाता है? मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा कि ऐसा कोई देश है जहां पर कोई सरकार वगैरह ही नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। पहले में दिया गया है मोनार्चरी, राजतंत्र, अनार्चरी, अराजकता, और पेट्रिचरी, पितृसत्ता, मैट्रेचरी, मातृसत्ता, क्या कहा जाएगा? अराजकता, अनार्चरी। तो ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीसरा नंबर लिखा है, ठीक है, जी वाला सही है, ठीक है। आगे तो 2 नंबर यहाँ क्लियर हो गए। आगे द फ्रेज दिया गया है इंचिंग टू वर्ड, इंचिंग टू वर्ड का क्या मतलब होगा इसका? द टू हैव एन इंचिंग फीलिंग, द मेजर समथिंग, तो खुजली, टू हैव एन इचिंग फीलिंग, खुजली होना, टू मेजर समथिंग, किसी चीज को मापना, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, एक दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना, टू मूव अपवर्ड, ऊपर की ओर बढ़ना। तीसरा बिल्कुल सही होगा, एक दिशा में धीरे धीरे बढ़ना। अब आगे जाएंगे, अगला दिया गया है द सिनोनिम ऑफ एडुअस, मतलब होता है बहुत ज्यादा साहसी, दृढ़। तो डेयरिंग, एडमेंट, एडामेंट, दोनों का इसका मतलब होता है निडर, और जो निडर हो तो वो साहसी तो होगा। डेयरिंग, साहस करने वाला, ठीक है, साहसी, तो बोथ हो जाएगा, पहला और दूसरा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, कौन सा सही है? तो द एक्सेस प्रोडक्शन इज यूजली इम्पोर्ट अबोर्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अतिरिक्त उत्पादन आमतौर पर विदेश से आयात किया जाता है। अतिरिक्त उत्पादन आमतौर पर विदेश से आयात किया जाता है। यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, आपको निर्धारित शब्द सीमा से आगे नहीं जाना चाहिए। ही इज वेल एक्यूटेंट टू मी, वह मुझसे अच्छी तरह परिचित है। आइदर यू गो और स्टे, या तो तुम जाओ या रुको। तो यहाँ पर ओनली ए एंड डी सही है, ठीक है। या देखो यहाँ पर जो है बी तो है ही नहीं है। सी, ही इज वेल एक्यूटेंट टू मी, देन मी होना चाहिए, है। इसको देख लेना भैया, मुझे अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन सा होना चाहिए, देख लूं। 1 मिनट रुको तो फिर, अभी थोड़ा मुझे 1 मिनट का टाइम दो, अभी बता रहा हूँ।
एक मिनट, क्या हो सकता है इसका? द एक्सीड प्रोडक्शन। भाई देखो, ऐसा है, क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई जो ही मन में आए तो कर दो। तो इसका जी दूसरा सही है। आगे बढ़ेंगे। द एंटोनेम ऑफ सीक्रेट इज। इसका एंटोनेम, सीक्रेट मीन्स तो पवित्र, विलोम क्या हो जाएगा? देखो, प्योर मीन्स ही पवित्र होता है, पीसियस मान पवित्र होता है, क्लीन मीन्स साफ या पवित्र होगा। स्वाभाविक से ये हो जाएगा। प्रोफेन, अपवित्र। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ देखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में दिया, आई सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो देखो, ये आज्ञार्थक है। तो यहाँ पर का नाम आपका टू आएगा, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह, और सेट की जगह क्या होना चाहिए? सेट की जगह होना चाहिए फॉरवर्ड। तो आप बनाएंगे आई, फिर फॉरवर्ड, फिर टू वेस्ट, और योर बदलेगा तो माई हो जाएगा, माई टाइम। इस तरीका से होगा, आई फॉरवर्ड टू वेस्ट माई टाइम। ऐसे बना लो। एक करना है, दो नहीं करना, एक करना है। रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। तो आप बना सकते हैं, रोहित रोहित प्रपोज्ड, फिर अस दैट, लेटस बदलेगा किसमें? शुड दे शुड गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, इस तरीका से। अब दो में से एक करना था, एक तो बन ही जाए। अब है बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो कम्प्लेक्स में ऐसा कर लोगे कि कम्प्लेक्स को यहाँ बना दूं मैं, यहाँ पर आई कैन गिव यू अ ड्रेस। इसको हिंदी में समझ लो थोड़ा सा। आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने मुझे यह उपहार दिया था। तो मैं तुम्हें ड्रेस दे सकता हूँ जो। ठीक है, तो दैट या विच भी लगा सकते हैं। माई मदर, जो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था, गिफ्टेड मी। ठीक है, आई कैन गिव यू अ ड्रेस दैट माई मदर गिफ्टेड मी, ये कर लो। या कंपाउंड करना है तो इसे डू इट और लीव इट, या तो इसे करो और लगा दो बीच में, खत्म कहानी। डू इट और लीव इट, इसे करो या इसे छोड़ दो। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा नंबर दिया गया है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलो, किसी एक को फिर करना, पेसिव बना लो। ही हैज सेव्ड माई लाइफ, तो आप बनाओ माई लाइफ, माई लाइफ, फिर हैज बीन, थर्ड फ्रॉम, क्या करोगे? सेव्ड, सेव्ड बाई, वही का क्या हो जाएगा? हिम। ये कर लो। या इसका आपको कंपैरेटिव बनाना है, दिस इज द मोर इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, तो इसका कंपैरेटिव बन जाएगा, दिस इज मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज। इस तरीका, दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज। कुछ एक करना है। आगे डी नंबर में, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सीनियर आया, सीनियर सुपीरियर वगैरह आया, देन की जगह का लगा देते हैं टू।
और कैटल्स आर ग्रेजिंग तो एस नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। अब मेल और मेल, इस मेल का मतलब डाक भी होता है, क्या होता है, डाक, ठीक है। सेंड द मेल, सेंड द मेल, सेंड द मेल, और इसका मेल का मतलब पुरुष, ठीक है, ही इज अ मेल, वो एक पुरुष। छोटे छोटे वाक्य बनाओ ना। टीम और टीम दोनों का मतलब एक ही है, समूह है, लेकिन इस टीम का मतलब है इसमें बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा है, ठीक है, झुंड में, झुंड के लिए। जी होता है टीम किसी उद्देश्य के लिए, ठीक है, सभी का उद्देश्य एक हो, ठीक है, तो आप इसको ही चुन ले आएंगे। स्टोरी दी गई है 5 नंबर में, इसको मैंने अलग से भी बनवा दिया है और आप देख भी सकते हो, इसको मैंने ऐसे भी कर दिया। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद वॉज स्टेइंग टू अ लेडी इन अमेरिका इन दोज डेज, उन दिनों, जहाँ यानी कि हियर, वह अपना भोजन खुद बनाते थे, ही यानी कि वह कुक्ड, बनाते थे, हिज फूड अपना भोजन, हिमसेल्फ यानी कि स्वयं, जहाँ वह अपना भोजन स्वयं। एक दिन यानी कि वन डे, वह भोजन करने जा रहे थे। ही वॉज गोइंग टू हैव फूड, की, तो की अंग्रेजी दैट, की अंग्रेजी दैट, कुछ भूखे बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। सम हंग्री चिल्ड्रन, कुछ भूखे बच्चे, स्टूड टू कम, आकर के खड़े हो गए, टू हिम, उनके पास। तो सम हंग्री चिल्ड्रन स्टूड टू कम टू हिम, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। स्वामी विवेकानंद शेयर्ड, बांट दी, हिज ऑल ब्रेड्स, अपनी पूरी रोटियां, एमंग दो चिल्ड्रन, उन बच्चों के बीच में या उन बच्चों में। तो स्वामी विवेकानंद शेयर्ड हिज ऑल ब्रेड्स अमंग दो चिल्ड्रन। सीइंग दिस, यह देख करके, लेडी ने, महिला ने उनसे पूछा, तो लेडी आस्क्ड हिम, महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, यू गेव ऑल ब्रेड्स टू द चिल्ड्रन, यू गेव ऑल ब्रेड टू द चिल्ड्रन, अब आप क्या खाएंगे, नाउ व्हाट विल यू ईट, अब आप क्या खाएंगे। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ही आंसर्ड विथ स्माइल, उन्होंने मुस्कुरा के उत्तर दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, ब्रेड इज अ थिंग विच कंट्रोल द हंगर, जो केवल भूख को कंट्रोल कर सकती है, यह मेरे पेट में नहीं तो उसके पेट में सही। इफ इट इज नॉट इन माई वैली, यदि यह मेरे पेट में नहीं, देन तब इट इज इन हिज, तो उसके में सही या उसकी वैली में सही। ये वाक्य बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, इसको अच्छे से देख लेना। इफ इट इज नॉट इन माई वैली, यदि यह मेरे पेट में नहीं तो उसके पेट में सही, देन इट इज इन हिज, यहाँ वैली भी लिख सकते हैं। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है, तो कौन बढ़कर है, देने का आनंद, जॉय ऑफ गिविंग है, इज ग्रेटर देन, बढ़कर है, दैट ऑफ टेकिंग, लेने से। समझ में आया। तो ये स्टोरी थी, स्टोरी को क्लियर किया। अब अगला क्वेश्चन जो है आपको मैं बता दूं, सेक्शन डी, सेक्शन डी है जो बुक के लिए, किताब के लिए है। तो हु बाज, जैसे मान लीजिए राजकुमार शुक्ला, इम्पोर्टेंट है ये, तो मैं इसको इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, इसको इसके जब मैं लिखूंगा शॉर्ट आंसर टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर तो आप कहीं से भी देख लें। ग्रामर के मैंने देखा है बहुत ही कम वीडियो मिलते हैं सेट के, तो ग्रामर मैंने करवा दिया है। किताब चाहो तो कमेंट करके बताना, तो किताब को भी मैं मेंशन कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आप छोटा सा काम करें, सपोर्ट जरूर कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि चैनल मेरा उठ नहीं रहा, पता नहीं चल रहा है क्यों, क्योंकि इतनी अच्छी फैकल्टीज नहीं है, बुंदेलखंडी भाषा का यूज में कर देता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं रुकावट है, तो शेयर और लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।